नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद जो प्रकोप कम होने के बाद से जनजीवन सामान्य हो गया है। कोरोना जैसे जैसे थम रहा है वैसे वैसे जनजीवन भी सामान्य होता जा रहा है। कोविड नियमों का पालन करने की हिदायत के साथ ही लगभग सभी तरह की पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। स्कूल, कॉलेज, बाजार, मंदिर से लेकर हर चीज खुल चुकी है। अब उपचुनाव का भी बिगुल बज गया है। प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर का भी खतरा मंडराने लगा है। आईसीएमआर ने चेतावनी जारी करते हुए आगाह कर दिया है कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब तीसरी लहर का आना और नहीं आना सिर्फ जनता पर निर्भर करेगा। ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो जरा सी लापरवाही फिर से लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती है। तो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने चेतावनी जारी की है। आईसीएमआर ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात सहित 9 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। काउंसिल ने अगले 8 सप्ताह यानी 2 महीने बेहद सतर्क रहने की बात कही है। एक्सपर्ट भी तीसरी लहर के लिहाज से अगले 2 महीने को अहम मानकर चल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और वैक्सीन नहीं लगने वालों को है। यानी अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो ये खतरा आपके लिए है। भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का आना या नहीं आना जनता पर निर्भर करता है। यदि सभी लोग वैक्सीन लगवा लें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तो तीसरी लहर को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए नॉन वैक्सीनेट और बच्चों को खतरा ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए, जिनमें 6 भोपाल के हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 0.02% बची है, जबकि रिकवरी रेट 98.60% पर है। प्रदेश में कल कोरोना के 52,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। प्रदेश में अब तक 7,92,560 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 10,522 की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वर्तमान में 128 एक्टिव केस है। वहीं उपचुनाव और त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ बढ़ने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। खंडवा लोकसभा सीट और पृथ्वीपुर, रेगांव, जोबट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आगामी 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना होगी। तारीखों के ऐलान के बाद से एमपी में चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण में भी प्रदेश अव्वल है, लेकिन फिर भी 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वहीं बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगी है। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर को रोकने मुश्किल साबित हो सकती है। चुनावी रैलियों से भी संक्रमण बढ़ने का खतरा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए भी कोई तैयारी नहीं की, जबकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लगातार टेस्टिंग भी की जा रही है। इधर तो जो लहर अपन देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो टेस्ट कर रहे हैं तो बच्चे नेगेटिव आ रहे हैं। वायरल फीवर का सीजन था, अब वो भी कंट्रोल में है। तो तैयारी तो पूरी है, देखते हैं अपनी तैयारी है पूरी। डेंगू के केस बढ़े हैं, लेकिन वो भी अभी कंट्रोल में है। डेंगू में जेपी के मरीज कम है, अभी सस्पेक्ट में ज्यादा है और 3-4 मरीज हैं अभी। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कहती आ रही थी कि मध्य प्रदेश में सरकार जो है कोरोना को लेकर लापरवाह है। रोज सुबह निकलती है सरकार और एक हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करती है। जमीन पर कोई सरकार की तैयारी नहीं है। अभी एक वायरल फीवर आया था तो एक बेड पर 3-3 बच्चे थे। ये स्पष्ट पोल खोल दी आईसीएमआर ने कि कुछ ही राज्यों में, जिसमें एक मध्य प्रदेश भी शामिल है, जो तीसरी लहर जो है वह चेतावनी दे रही है। और मध्य प्रदेश में टेस्टिंग नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन का खुल के उल्लंघन हुआ है। मध्य प्रदेश में तैयारियां नहीं है, ये बात स्पष्ट है। और इसकी अब अगर तीसरी लहर में जो कुछ भी होने जा रहा है, इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी शिवराज सिंह की भाजपा सरकार की होगी। हम लगातार मध्य प्रदेश में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हम तुरंत यदि कोई पॉजिटिव केस है तो उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। कल भी लगभग 52,438 हमने कोविड के टेस्ट किए हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, पर उसके बाद भी सरकार की यही निवेदन है जनता से
कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, ये सुनिश्चित करें कि हम मास्क लगाएं, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी महावैक्सीनेशन अभियान ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता अर्जित की है। कोविड को लेकर हम पूरी मुस्तैदी के साथ इसकी रोकथाम में लगे हैं और इसमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए। यदि थर्ड वेव की यदि कहीं आशंका होती है तो उसकी चिकित्सीय व्यवस्थाएं भी हमने चुस्त दुरुस्त की हुई है। तो तीसरी लहर को लेकर व्यवस्थाएं हैं, ये कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। लेकिन उससे पहले आप ये भी जानते हैं कि डेंगू को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में हैं। अभी हम वायरल डेंगू को लेकर ही व्यवस्थाएं अस्पतालों में नहीं देख रहे हैं, तो तीसरी लहर को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं। बच्चों को लेकर, स्कूल खोलने को लेकर हर बार हमने अपने इसी कार्यक्रम में लगातार जिम्मेदारों से सवाल किए, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल खुले। और अब जब स्कूल खुल गए हैं तो डर ये कि वैक्सीन तो है नहीं, ICMR कह रहा है तीसरी लहर का खतरा है। डर तो लगेगा ही, क्योंकि अभी तक कोई व्यवस्था वैक्सीनेशन को लेकर खासतौर पर बच्चों के लिए नहीं, और अभी भी हम पूर्णतः संपूर्ण वैक्सीनेट नहीं है। डर है और डर होना भी चाहिए, क्योंकि ICMR अब दोबारा चेतावनी दे रहा है। भूलिए मत, दूसरी लहर में हमने बहुत कुछ देखा है, और वो दूसरी लहर दोबारा तीसरी लहर की तरह ही वो तस्वीर ना हो, ये हमें चिंता करने की बात है। चलिए, डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम उनसे और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर गर्ग, तीसरी लहर को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हम तैयार, लेकिन जनता से कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, बचत उसी में है। ICMR का कहना है वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाई है उनके लिए बड़ा खतरा है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हुआ। अब कैसे बचेंगे? नहीं, देखिए पारुल जी, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि कोरोना की पहली और दूसरी वेव तो विशुद्ध कोरोना को लेकर आई, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी लहर कोरोना के साथ उसके जो हम साइड कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, जिसमें आप याद कीजिए हमने 2 महीने पहले कहा था कि तीसरी लहर के तौर पर मलेरिया, डेंगू बेहद जानलेवा साबित होंगे और बहुत तेजी से आएंगे, पिछले सालों के आंकड़ों के मुकाबले बहुत ज्यादा आएंगे। वो हम इस समय देख रहे हैं कि अस्पताल भरे पड़े हैं मलेरिया और डेंगू से। देखिए, वायरल वेक्टर डिसीजेस हैं, कोविड और कोविड के वायरस और कोविड की वैक्सीन हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ही काम करती हैं, उन्हीं का ज्यादा नुकसान करती हैं, और वेक्टर बोर्न डिसीजेस जो मलेरिया या डेंगू है वो भी हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ही असर करते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि हम लगातार देख रहे हैं कि जो लोग ठीक हो चुके हैं वो अगर जरा भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज ज्यादा कर ले रहे हैं, तो उनके अंदर हार्ट अटैक और हम उनकी मौतों की खबर देख रहे हैं। ये बहुत बुनियादी सी बात है। अब यहाँ सबको ये बेहद समझने की जरूरत है कि अब कोविड का जो कोविड प्रोटोकॉल है, जिसको हम कुदरत अनुकूल व्यवहार, कुदरत प्रोटोकॉल कहते हैं, कि आप मास्क लगाइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ अच्छे से साफ करिए, भीड़ में नहीं जाइए, वो सब तो अपनी जगह कायम है। लेकिन साथ ही में आपको अपने घर, अपने आसपास सब जगह साफ सफाई और मलेरिया, डेंगू के मच्छरों के पनपने के स्थानों को तुरंत प्रभाव से भरना चाहिए था 2 महीने पहले। लेकिन आज भी हम सरकारी अमले को कहीं सड़कों पर नहीं देख रहे हैं। जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है, पूरी सड़कों में ही गड्ढे बने हुए हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। वो जो सोकाल माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय सड़कों की हालत हुआ करती थी, वो हालत हम पिछले 1 साल से माननीय शिवराज जी के उसमें देख रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है कि ये व्यवस्थाएं कैसे हो जाती हैं कि आप 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल तो बढ़िया सड़कें दे रहे थे, फिर अभी 1-1.5 साल से क्या हो गया कि सड़कें कहाँ चली गई, गड्ढे क्यों बन गए, पानी क्यों भर गया, सफाई क्यों नहीं हो रही। मलेरिया और डेंगू के बचाव के लिए कोई भी कहीं प्रयास होता आप दिख रहा हो तो आप मुझे बताइए कि कहीं साफ सफाई हो रही हो, या मलेरिया के, डेंगू के मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोकने के लिए कोई काम हो रहा हो तो बताइए। ऊपर से चुनाव, ऊपर से स्कूल को खोल देना, ऊपर से जगह जगह भीड़, अब त्योहार चालू होंगे, सर्दी चालू होगी। पारुल जी, ये बेहद चिंताजनक इसलिए होने वाला है कि कोरोना के साथ कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर आंतों के, पेट के संक्रमण और जो रक्त के मलेरिया, वेक्टर, डेंगू वाले संक्रमण हैं, ये बेहद जानलेवा साबित होंगे। सबको इसके ऊपर पूरी ताकत से आना चाहिए। मैं माननीय शिवराज जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सरकारी अमले को सड़क पर उतारिए, कहीं भी गड्ढे में पानी ना दिखे, कहीं भी कचरा भरा ना दिखे। अगर आपने ये नहीं किया तो बेहद शर्मनाक और बेहद चिंताजनक स्थितियां बनेंगी।
एक बात और जो जानकारी मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों तक पहुंचे कि इस कोरोना काल में, क्योंकि बच्चे, जाहिर सी बात है, सीजन चेंज होता है, उनमें कोल्ड फीवर, वायरल जैसी चीजें होती हैं जिसका इलाज हम समय समय पर कराते रहते हैं, लेकिन इस कोरोना पीरियड में ये वायरल होना, बुखार होना या पेट दर्द होना कितना आप खतरनाक समझते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इन्हीं चीजों से आपकी बॉडी में कोरोना एंटर भी हो रहा है, तो पेरेंट्स इस बात का किस तरह से ध्यान रखें, खासतौर पर बच्चों के लिए, कि अब आने वाले समय में जो बीमारियां हैं उनका बदला हुआ स्वरूप हम कैसे देखेंगे, और अगर चीजें बदल रही हैं या फिर बहुत ज्यादा घातक हो रही हैं जो पहले अब तक नहीं हुआ करती थी, तो ये माना जाए कोरोना का ही इफेक्ट है जो आपकी बॉडी पर आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपके जरिए एक बार फिर सभी लोगों को, सारे पेरेंट्स को आगाह करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को जहां तक संभव ना हो भीड़ में ना जाने दें। अगर आपके स्कूलों में बच्चों का बोर्ड एग्जाम नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल निसंदेह और बिना झिझके आप बच्चों को अपने घरों में रख सकते हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस करा के उनको इस लायक बना सकते हैं कि जब जरूरत पड़े वो करें। देखिए, बच्चों में वैसे भी वायरल संक्रमण या बैक्टीरियल संक्रमण उनके आपस में मिलने जुलने खेलने से और एक तरह से होता है, और ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। हम देखते हैं कि कभी भी कोई क्लास में कोई बच्चा सर्दी जुकाम का आ गया तो पूरी क्लास सर्दी जुकाम के उससे पीड़ित हो जाती थी, लेकिन अब कोरोना काल में चूंकि सब डरे हुए हैं और अस्पतालों ने, मेरा मानना स्पष्ट है कि सिर्फ डराने का काम किया है, जिसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा मौतें देखी, बहुत ज्यादा ओवर मेडिकेशन, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स की वजह से, डर की वजह से ज्यादा मौतें हुई। तो अगर ये स्थिति बच्चों में भी बनाई जाएगी तो बच्चे तो बहुत जल्दी डरेंगे। तो इसलिए माँ बाप बिल्कुल चिंता ना करें, 99% बच्चों में सामान्य सर्दी जुकाम वायरस के इन्फेक्शन होंगे, उनको कोरोना नहीं होने वाला है। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी उसके ऊपर काबू कर लेंगे। आपकी ड्यूटी सिर्फ अच्छी है कि बच्चों को खुश रखें, उनको गर्म रखें। गर्म का मतलब है कि वो ठंडा पानी या ठंडी चीजें, आइसक्रीम जैसी चीजें ना खाएं, उनको ताजा पौष्टिक भोजन दें और उनका जितना हो सके धूप और धूप में खेलने की व्यवस्था करें। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने, और मुझे लगता है कि हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, खासतौर पर अभिभावक, वो समझ रहे होंगे इस बात की गंभीरता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए थे, खासतौर पर बच्चों को लेकर उनका यही कहना है, उनका यही एडवाइस है आपके लिए, सलाह कि देखिए बच्चों को खुश रखिए। हमने इस कोरोना काल में देखा है काफी लोगों की मौत डर की वजह से भी हुई है, जाहिर है, और जिन्हें कोरोना हुआ उसके बाद उनके हैवी वर्कआउट की वजह से या ज्यादा कामकाज करने की वजह से उन्हें परेशानियां हुई हैं। ऐसे समय पर किसी भी तरह के रिस्क आप बच्चों के साथ नहीं ले सकते। अगर आपके बच्चे की कोई बोर्ड क्लासेस नहीं है तो आप बच्चों को स्कूल ना ही भेजें, भीड़ भाड़ में ना ही भेजें, उन्हें दूर ही रखें उन तमाम ऐसी जगहों से जहां कोरोना का खतरा है। आप वहां से अपने बच्चों को बचा लीजिए। बच्चों को धूप में रखने की आदत डालिए ताकि बच्चों को विटामिन डी मिल सके, सूरज की रोशनी से जो फायदे मिल सकते हैं वो मिल सकें, और उसके अलावा खूब खेलकूद, खूब अच्छा खाना और घर में रहना। इतना अगर बच्चों को आप कर लेते हैं, एहतियात बरत लेते हैं, तो बच्चे कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि बाहर सब कुछ ऑन है, कुछ भी अब अनलॉक, कुछ भी लॉक नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीजें अनलॉक हो चुकी है, सब कुछ खुला है। ऐसे में हमें कैसे अपने बच्चों को बचाना है, कैसे बाकी लोगों को कोरोना से बचाना है, इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप मास्क पहनिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दोनों वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि आईसीएमआर ने चेतावनी दे दी है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है उन पर तीसरी लहर का खतरा बढ़ा रहेगा, और उसके अलावा बच्चे, इन पर ज्यादा खतरा बढ़ा रह सकता है। इंदौर से कपिल हमारे साथ बने हुए, और इंदौर में भी देखिए पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। आज जो आंकड़े आए हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि करीब इंदौर में ही 9 पेशेंट्स निकले हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कपिल से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, बताइए इस वक्त इंदौर की स्थिति क्या है और आने वाले समय के लिए क्या तैयारियां इंदौर में की हुई है, क्योंकि इंदौर में भी हमने वो तस्वीरें देखी हैं जब व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं हो पा रही थी, लोग गाड़ियों में दम तोड़ रहे थे, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। दावे ये कि हम पूरी तरह तैयार है, लेकिन कई जगहों से खबरें भी है कि डेंगू, वायरल जैसे पेशेंट्स के लिए बेड आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, नीचे जमीनों पर बिस्तर लग रहे हैं। इंदौर की यथावत स्थिति। कपिल जी, बता दूं कि इंदौर में डेंगू जैसी, तो डेंगू जो है बहुत चरम सीमा पे है, और यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटलों में आज भी बेड की और ना पेशेंट रखने की जगह है। और बात करें कोरोना की, तो अभी आगामी त्योहार आ रहे हैं जिसके चलते कि प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद ही इससे सब कुछ क्लियर होगा कि त्योहार में किस तरीके से दुकानें खुलेगी और किस तरीके से त्योहार मनाया जाएगा। जी कपिल, अब सवाल ये है
कि आने वाले त्योहार जो डरा रहे हैं कि जाहिर है भीड़ भाड़ इकट्ठा होगी। उपचुनाव खंडवा पास में ही है और इंदौर से भी कई सारे पॉलिटिशियंस, इंदौर एयरपोर्ट है जहां पर उतरते हैं और कई सारी व्यवस्थाएं इंदौर में ही पहले होती हैं। तो जाहिर है खंडवा मूवमेंट के लिए इंदौर एक हॉटस्पॉट देखेंगे हम। लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी तरह की त्रुटि हुई तो इंदौर कोरोना का भी हॉटस्पॉट रहा है। ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट है, गाइडलाइन किस तरह से जारी हुई है और उसका पालन किस तरह से करवाया जाएगा, सफाई को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, निगम अमला आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है क्या, कुछ और बताइए। देखिए बता दें कि सफाई के मामले में इंदौर विधि नंबर 1 है, सफाइयाँ जारी है। पर जो सफाइयाँ जहाँ से बीमारियाँ आ रही है, जहाँ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सतर्कता रखना चाहिए, वहाँ कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही है। आज भी पेशेंट हॉस्पिटल में परेशान हो रहे हैं और कोविड के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेके आज बैठक हो रही है, आगे की कोई प्लानिंग नहीं हुई है। चलिए, शुक्रिया कपिल जानकारी देने के लिए। तो इंदौर से कपिल हमारे साथ जुड़े हुए थे। इंदौर में भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, 9 मरीज सामने आए हैं इंदौर में और जो उपचुनाव है जाहिर है इंदौर में भी हलचल है इस चीज को लेकर और खंडवा इंदौर से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इंदौर में भी इस चीज की एक्टिविटीज, उपचुनाव को लेकर एक्टिविटीज आप देखेंगे और यहाँ उपचुनाव को लेकर किस तरह से रैलियां, चुनावी सभाएं, जन दर्शन जैसी यात्राएं शुरू हो चुकी हैं और आईसीएमआर के ऊपर से चेतावनी, स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं कि बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है तीसरी लहर का। जो वैक्सीनेट अब तक नहीं हुए हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। पूर्ण वैक्सीनेशन की बेहद ज्यादा जरूरत है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके और जितना जल्दी से जल्दी हो सके बच्चों को वैक्सीनेट करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें ये खतरा सताता रहेगा। और ये भी कि बार बार ये कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में, लेकिन ये भी तस्वीरें हमने देखी हैं जो हकीकत है कि डेंगू और जो वायरल फीवर था उसको लेकर भी बेड्स की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो किस तरह की तैयारियां हैं और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि कुछ भी एहतियात नहीं है बाहर, यानी कुछ भी लॉक नहीं है, सब कुछ अनलॉक है, आप जैसे थे वैसे ही रह सकते हैं। खैर, विवेक हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, हमें और भी बताएंगे कि राजधानी भोपाल में किस तरह की तस्वीर है, कोरोना को लेकर आने वाले समय में तीसरी लहर को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके अलावा ये भी कि चुनावी समय है, राजधानी है भोपाल और भोपाल में जाहिर सी बात है कि ज्यादातर पॉलिटिशियन, जितने भी नेता हैं, चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, उपचुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, यहीं सबसे पहले यहीं से होकर गुजरेंगे। तो व्यवस्थाएं यहाँ पर कैसी हैं, अस्पताल में क्या कुछ इंतजामात हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं सब कुछ तैयार है, लेकिन डेंगू ने पोल खोल कर रख दी है प्रदेश की। विवेक। देखिए, मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों ही दलों के पार्टी दफ्तरों में अमूमन 100 से 150 की संख्या में लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। कई बार ऐसा समय होता है कि 1000 तक ये संख्या पहुंच जाती है। भोपाल और कई अन्य जिलों में भी इसके संक्रमण देखे गए हैं। उपचुनाव को लेकर तैयारियां भले ही तेजी से चल रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये परेशानी जरूर है कि कोरोना के साथ साथ अब डेंगू ने भी चिंता बढ़ाई है। आईसीएमआर की आज जो रिपोर्ट आई है उसमें जो आशंका जाहिर की है उसमें बताया गया है कि बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। जहां तक बात तीसरी लहर से संक्रमण की है, तो तीसरी लहर के संक्रमण को लेकर बच्चों को जो टीकाकरण लगना था वो अभी तक मध्य प्रदेश में शुरू नहीं हुआ, लिहाजा अभी किसी भी प्रदेश में शुरू नहीं हुआ है। इसके पीछे की वजह यह है कि अभी ट्रायल डोज भी नहीं शुरू किया गया है। दूसरा एक सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास समस्या का कारण यह है कि कोरोना के साथ डेंगू ने भी पैर पसार लिए है। भोपाल में करीब 200 से अधिक मरीज इस वक्त राजधानी में कई अस्पतालों में भर्ती है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के फैलने के संक्रमण की रफ्तार काफी धीमी है, लेकिन इस वक्त कोरोना ने भी अपने पांव रख दिए हैं। कोरोना की जो स्थिति है, बताया जा रहा है कि भोपाल में अभी 10 मरीज सामने आए हैं। उनकी जो टेस्टिंग की गई है उससे सामने निकल के आया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों से वो मध्य प्रदेश लौटे हैं। उनकी टेस्टिंग हुई तो इस कारण कोरोना का संक्रमण उन पर पाया गया है। उन्हें इलाज के लिए अभी क्वारंटाइन किया गया है और इलाज भी अभी जारी है। जी
बिल्कुल विवेक, लेकिन धरातल पर आप इस वक्त मौजूद हैं, रिपोर्टिंग, जाहिर सी बात है कि आप 1-to-1 बातचीत करते हैं, सबसे अंदर की बातें आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं, और जाहिर सी बात है कि अंदर की बात क्या है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। व्यवस्थाओं को लेकर ठीक है, लेकिन क्या लगता नहीं कि हम खुद बुलावा दे रहे हैं इन तमाम समस्याओं को? बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं और ऊपर से ICMR की चेतावनी कि बच्चों के लिए ज्यादा डर है थर्ड वेव्स में। वैक्सीनेशन को लेकर कई जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी हम संपूर्ण वैक्सीनेट नहीं हो पाए, जबकि काफी लंबे समय से ये महाअभियान चल रहा है। तो जमीनी हकीकत क्या है? आने वाले समय के लिए ये हम खुद ही अपने आप को कुएं में तो नहीं झोंक रहे हैं, आग में तो नहीं झोंक रहे? देखिए स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि राजधानी पूरी तरीके से प्रथम डोज में वैक्सीनेट हो चुकी है। लिहाजा कई ऐसे जिले हैं जहां से केस आ रहे हैं, वहां स्थिति गंभीर है। मुख्यमंत्री का दावा है कि कई जिलों में वैक्सीनेशन काफी तेज चल रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की मुसीबतें हैं कि ग्रामीण अंचलों में लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को काफी ज्यादा मशक्कत भी करनी पड़ रही है। और जो ग्राउंड की स्थिति है, कई जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर नहीं है। अभी मौजूदा समय में सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं वायरल से सर्दी, खांसी और फीवर जैसी समस्या से। ये जो समस्या है ये अस्पतालों के लिए भी मुश्किल है और लोगों के स्वास्थ्य सिस्टम को भी कमजोर कर रही है। जहां तक बात है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन में भले ही ये दावा किया जा रहा है कि देश भर में मध्य प्रदेश वैक्सीन लगाने में नंबर 1 है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में स्थिति है वो खराब है। अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री को वैक्सीन एक्सप्रेस चलानी पड़ी है। उसका कारण ये था कि कई जगह पर वैक्सीन लगाने के लिए लोग सामने नहीं आ रहे हैं, उसके लिए कई मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में उपचुनाव भी हैं मध्य प्रदेश में, आगामी दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। ये जो तीसरी लहर है ये कहीं उपचुनाव के बीच न फंस जाए, क्योंकि इससे पहले भी जब दूसरी लहर का समय था तो दमोह में उपचुनाव। सवाल यही है कि तैयारियां अपने तरह से की जा रही हैं, लेकिन हकीकत भी ये है कि अभी चिंतनीय विषय है ये, और इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। और जाहिर है विवेक से जानना बेहद जरूर था, क्योंकि इस वक्त विवेक राजधानी में मौजूद हैं और राजधानी से ही तमाम चीजों की नीतियां बनाई जाती हैं, योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम चीजें होती हैं। और जब बात कोरोना की हो तो उसको लेकर हम कितने तैयार। ग्वालियर से चंद्रेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर, पहले हम जबलपुर की बात कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर में क्या व्यवस्थाएं कोरोना को लेकर, तीसरी लहर को लेकर ICMR की चेतावनी कि बच्चों पर ज्यादा भारी पड़ सकती है? मनीष। जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मेरे साथ जो जबलपुर के क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा जी मेरे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि तीसरी लहर के लिए जो ICMR ने जो अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है, उस पर अब क्या सब यहाँ पर तैयारी चल रही है, किस तरह से इससे निपटने के लिए, चूंकि बच्चों पर खतरा है, बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है, तो मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। डॉक्टर साहब, कैसे हम निपटेंगे जिस तरह से ICMR ने चेतावनी जारी की, तो कैसे हम क्या तैयारी कर रहे हैं? ICMR का ये सोचना है कि जिस तरह से हम कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, भीड़ और डिस्टेंस कुछ भी पालन नहीं हो रहा है, तो इस कारण ये पूरी संभावना लग रही थी ICMR को कि कोई तीसरी वेव भी आ सकती है। अभी तक तीसरी वेव का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वयस्कों के लिए हमने बेड की संख्या बढ़ा ली है। जो पिछली सेकेंड वेव के समय जितने पलंग हम लोगों ने व्यवस्थित किए थे, उससे ज्यादा संख्या, करीब 1.5 गुनी संख्या हम लोगों ने कर ली है। ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत अधिक संख्या में, करीब 1,500 के आसपास जबलपुर संभाग में आए हैं और दिए गए हैं। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक हमने ऑक्सीजन पॉइंट बना लिए हैं कि यदि कोई भर्ती होता तो उसे ऑक्सीजन मिल सके, सेकेंड वेव में हमें दिक्कत नहीं। बच्चों का जहां तक सवाल है, हमने संभाग के सभी जिलों में डॉक्टर्स के लिए मेडिकल ऑफिसर प्रोग्राम ऑलरेडी हम 3 कर चुके हैं कि यदि बच्चों में कोविड की तीसरी लहर मान लीजिए आती है तो उनकी किस तरह से उनका इलाज करना है, कैसे उनकी देखभाल करना है, ये पूरी ट्रेनिंग हम लोगों ने दे दी है। और बच्चों के लिए हमने पीडियाट्रिक ICU जिला स्तर पे तैयार कर लिया है। हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर। मनीष, आगे तो सवाल कीजिएगा इनसे कि वेंटिलेटर को की क्या व्यवस्था है, वेंटिलेटर को लेकर ICU बेड्स कितने और अभी बेड्स कितने खाली हैं, ये सवाल भी कीजिएगा। फिलहाल मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी। बहुत शुक्रिया।
आप बातचीत कीजिए और आगे जो भी जानकारी हासिल होती है उससे अपडेट कराइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो कोरोना का खतरा, तीसरी लहर का खतरा, लेकिन चिंता यही कि कहीं लापरवाही तो नहीं कर रहे। स्कूल अनलॉक हो चुके हैं। उपचुनाव को लेकर हम बात करें तो उपचुनाव को लेकर रैलियां, चुनावी प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है और ऐसे में आने वाले त्योहार कहीं कोई गलती ना हो जिसके बाद हमें हर जाना बहुत महंगा पड़ जाए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।